हम्म। अक्सर जब हम एक आधुनिक स्मार्ट सिटी बसाने की बात करते हैं तो दिमाग में सीधे बड़ी बड़ी मशीनें, लेजर लेवलिंग और सैटेलाइट मैपिंग का चित्र उभरता है। हम मानकर चलते हैं कि ये जो प्रिसिजन है ये सिर्फ आधुनिक युग की ही देन है। हाँ, ये एक बहुत ही सामान्य धारणा है। असल में आज एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम कहीं ना कहीं अतीत को एक पिछड़े हुए चश्मे से देखने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 4,500 साल पहले बिना किसी जीपीएस या भारी मशीनों के एकदम समकोण पर काटती सड़कें और बेहतरीन ढकी हुई नालियां मौजूद थीं, तो ये आधुनिकता का पूरा भ्रम ही टूट जाता है। एकदम टूट जाता है। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, विशेषकर यूपीएससी और यूपी परीक्षाओं के कुछ बेहद महत्वपूर्ण नोट्स, उन्हें देखकर तो सच में यही लगता है। हाँ, और ये नोट्स हमें सिंधु घाटी सभ्यता के एक ऐसे सफर पर ले जाते हैं जो सच कहूं तो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगता। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ इन परीक्षा के तथ्यों को रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारा मकसद उस उन्नत सोच को डिकोड करना है जिसने इतनी सदियों पहले एक इतनी महान सभ्यता को जन्म दिया। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। अक्सर हम इतिहास को बड़ा उबाऊ मान लेते हैं, लेकिन आज की ये तथ्य सच में माइंड ब्लोइंग है। और इन नोट्स को अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो हमें मानव सभ्यता के विकास का एक बहुत बड़ा चित्र, मतलब एक बिगर पिक्चर समझ में आती है। हम यहाँ सिर्फ ईंटों और खंडरों की बात नहीं कर रहे हैं। राइट। तो किसी भी सभ्यता को समझने के लिए सबसे पहले उसके समय और भूगोल को देखना जरूरी होता है। हम्म। स्रोत बताते हैं कि कार्बन 14 डेटिंग के मुताबिक इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। हाँ, और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहला खोजा गया शहर वही था। इसे कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। इन लोगों को लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, यानी उन्हें आयरन के बारे में कुछ नहीं पता था। बिल्कुल, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोहे की अनुपस्थिति ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका नहीं। मुझे तो यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। सोचिए, बिना लोहे के इन्होंने इतनी बड़ी कांस्य युगीन सभ्यता खड़ी कर दी। ये तो बिना इंटरनेट के स्मार्टफोन बना रहे जैसा लगता है मुझे। वही तो, उन्होंने धातु कर्म यानी मेटलर्जी का एक बहुत ही जटिल रास्ता चुना। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था। और अगर हम इसके फैलाव को देखें तो ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। हाँ, नोट्स के अनुसार ये पूरा आकार एक विशाल त्रिभुज यानी ट्रायंगल जैसा था, और इसकी सीमाएं भी कम हैरान करने वाली नहीं है। सही बात है। जैसे उत्तर में चेनाब नदी के पास मंदा, दक्षिण में प्रवरा नदी के पास दाइमाबाद, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर, और पश्चिम में दश्क नदी के पास सुतका गेंडोर। इतनी दूर दूर तक फैले इस साम्राज्य में आपस में संपर्क कैसे होता होगा? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सभी सीमाएं किसी न किसी नदी के तट पर हैं। नदियां ही इनके लिए आज के हाईवे का काम करती थीं। यानी नदियों के जरिए ही इनका पूरा ट्रांसपोर्ट और व्यापार चलता था। तभी तो भूगोल समझने के बाद जब हम खोजकर्ताओं को देखते हैं तो हर शहर नदी से जुड़ा मिलता है। बिल्कुल। जैसे 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की जो रावी नदी के बाएं तट पर है। और ठीक एक साल बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो खोजा जो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। वैसे एग्जाम्स में ये दाएं और बाएं तट वाले सवाल बड़े आते हैं। ऐसा लगता है जैसे एग्जामिनर्स का मकसद ही स्टूडेंट्स को ट्रैप करना हो। हाँ, वो तो है, पर इसका एक भौगोलिक कारण भी था। शहर किस तट पर बसाना है ये इस बात पर निर्भर करता था कि बाढ़ का पानी किस तरफ ज्यादा फैलता है। उनकी इंजीनियरिंग बहुत कमाल की थी। कमाल की थी, बिल्कुल। और जब हम इन नदियों के हाईवे से होते हुए इन शहरों के अंदर आते हैं ना, तब तो असली रहस्य खुलते हैं। सही कहा। जैसे मोहेंजोदारो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, वहां से हमें एक विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ मिला है। और एक विशाल अन्ननागर भी तो मिला है ना, जो वहां की सबसे बड़ी इमारत थी। इसके अलावा पशुपति शिव की मुहर, सूती कपड़ा और एक दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी मिली है। हाँ, और वहां से जो कांसे की नर्तकी यानी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, उसकी तो बात ही अलग है। उसे बनाने में द्रविम मोम विधि यानी लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था। ये नाम तो मैंने सुना है, पर सच कहूं तो ये टेक्निक काम कैसे करती है मुझे आज तक ठीक से समझ नहीं आया। मैं बताती हूँ। इसमें सबसे पहले मोम की एक मूर्ति बनाते,
फिर उस पर गीली मिट्टी का एक मोटा लेप लगाकर उसे सूखने देते हैं। अच्छा, तो वो मिट्टी का एक खोल जैसा बन जाता होगा? आग में पकाते हैं तो अंदर का मोम पिघलकर एक छेद से बाहर निकल जाता है। फिर उस खाली सांचे में पिघला हुआ कांसा डालते हैं। ठंडा होने पर मिट्टी तोड़ देते हैं और मूर्ति तैयार। ओह वाह, 4,500 साल पहले इस लेवल की साइंटिफिक सोच, ये तो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। बिल्कुल, और उनकी ऑब्जर्विंग पावर भी देखिए। पशुपति की मोहर पर उन्होंने हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और पैरों के पास 2 हिरण उकेरे हैं। मतलब उन्हें अपने आसपास के जानवरों और एनवायरनमेंट की बहुत डीप नॉलेज थी। और ये एडवांस सोच सिर्फ मोहनजोदारो में नहीं थी। हड़प्पा में भी हमें 6-6 की 2 पंक्तियों में 12 अनागार मिले हैं। हाँ, और R77 नाम का एक बहुत ही व्यवस्थित कब्रिस्तान और उर्वरता की देवी की मूर्ति भी वहां मिली है। लेकिन जब व्यापार की बात आती है ना, तो लोथल का नाम सबसे ऊपर आता है। स्रोत बताते हैं कि लोथल एक मेजर पोर्ट टाउन यानी बंदरगाह था। लोथल में जो ईंटों का गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड मिला है, वो बताता है कि उन्हें टाइड्स का बहुत सटीक ज्ञान था। उन्होंने उसे इस तरह डिजाइन किया था कि समुद्र का पानी जहाजों को सीधे अंदर ले आए। अच्छा, तभी वहां से फारस यानी आज के ईरान की मोहर मिली है, यानी सीधा इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा था। लोथल से घोड़े की टेराकोटा मूर्ति और चावल की भूसी भी मिली है ना? हाँ, और युगल शवाधान यानी डबल बेरियल्स भी, जिसे कुछ लोग सती प्रथा का प्रारंभिक संकेत भी मानते हैं। पर लोथल में एक और बहुत अजीब चीज थी उसके टाउन प्लानिंग को लेकर। हाँ, मुझे याद आ रहा है। बाकी सभी शहरों में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे की गली में खुलते थे। सही कहा, शायद शोर और धूल से बचने के लिए। लेकिन लोथल में दरवाजे मेन रोड की तरफ ही खुलते थे। तो क्या लोथल के लोग थोड़े अलग थे, या इसके पीछे भी कोई लॉजिक था? ये उनकी बहुत बड़ी व्यावसायिक समझ थी। लोथल एक प्योरली कमर्शियल शहर था। भारी माल को बैलगाड़ियों से उतारकर सीधे गोदामों में ले जाने के लिए मेन रोड पर दरवाजे रखना बहुत लॉजिकल था। मतलब वो लोग अंधभक्त नहीं थे किसी एक डिजाइन के, जरूरत के हिसाब से प्लानिंग चेंज कर लेते थे। इसी तरह राजस्थान का कालीबंगा भी कमाल है। इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। हाँ, और कालीबंगा तो खेती और शुरुआती इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। वहाँ सुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और लकड़ी की नाली भी। साथ ही भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण और अग्निवेदिकाएं भी मिली हैं, और ऊंट की हड्डियां भी। लकड़ी की नाली वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। पक्की ईंटें नहीं थी, तो पेड़ों के तनों को खोखला करके नाली बना ली। क्या जुगाड़ था! बिल्कुल, इसे अडैप्टेशन कहते हैं। और अडैप्टेशन की सबसे बेहतरीन केस स्टडी तो गुजरात का धोलावीरा है। वहां शहर 3 हिस्सों में बटा था। हाँ, जबकि बाकी जगह 2 ही हिस्से होते थे। वहां एक स्टेडियम मिला है और 10 बड़े अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड भी। लेकिन वहां का जो जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट है, वो सबसे जबरदस्त है। धौलावीरा कच्छ के ऐसे इलाके में है जहां बारिश बहुत कम होती है। तो उन्होंने बारिश की एक एक बूंद बचाने के लिए नहरें और चट्टानों को काटकर विशाल जलाशय बनाए थे। आज के ड्रॉट प्रोन एरियाज के लिए तो ये एक टेक्स्ट बुक मॉडल होना चाहिए। और देखिए ना, एक तरफ इतना सीरियस वाटर मैनेजमेंट है और दूसरी तरफ चन्हू-दारो जैसा शहर है जिसे देखकर लगता है कि वो उस जमाने का शॉपिंग मॉल या ब्यूटी हब रहा होगा। हाँ, चन्हू-दारो से मनके बनाने का कारखाना मिला है, और लिपस्टिक, कंघा और काजल भी। और मजेदार बात यह है कि ये अकेला ऐसा शहर है जहां कोई दुर्ग यानी सिटाडेल नहीं है। ये इस वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। एक शहर जहां कोई किला या सिटाडेल नहीं है, मतलब कोई बड़ा शासक वर्ग वहां नहीं रहता था, लेकिन वहां मेकअप का सारा सामान मौजूद है। ये बताता है कि वहां आर्टिसंस और व्यापारी रहते थे, और उनकी लाइफ सिर्फ सर्वाइव करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें टर्न आउट होने का और सजने संवरने का भी शौक था। एक छोटी सी डिटेल जो मुझे बड़ी पसंद आई, चन्हू-दड़ों से एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। ये डिटेल्स इतिहास को कितना जिंदा कर देती है ना। एकदम सही कहा। इसके अलावा हमें सूरकोटदा से घोड़े की हड्डियां, बनावली से मिट्टी का हल और जौ मिला है, और राखीगढ़ी आज भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। इन सब चीजों को देख के दिमाग में ना एक बड़ा बेसिक सा सवाल आता है। वो क्या? ईंटों का जो अनुपात था 4:2:1 यानी 4.2.1। हाँ वही, मतलब लंबाई चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी। पूरे साम्राज्य में ये फिक्स था। इसका क्या मतलब निकालूं मैं? क्या उनके पास उस जमाने में कोई स्टैंडर्डाइजेशन ब्यूरो था? ये सोचना गलत नहीं होगा।
इतने बड़े इलाके में ईंटों का एक ही आकार होना एक बहुत बड़े स्टैंडर्डाइजेशन की ओर इशारा करता है। उनका टाउन प्लानिंग कमाल का था और इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग थी। इकोनॉमी तो मेनली गेहूं और जौ पर चलती थी, राइट? पर इन्होंने दुनिया को एक बहुत बड़ी चीज दी है, जो है कपास। हाँ, ये कपास उगाने वाले दुनिया के पहले लोग थे। यूनानी लोग इसे सिंधोन कहते थे। और इनका व्यापार तो मेसोपोटामिया तक फैला था ना, जहां इन्हें मेलुहा कहा जाता था। पर एक मिनट, इनके पास कोई करेंसी या मुद्रा तो थी नहीं, तो इतना बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड चलता कैसे था? यही तो इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। वो वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर काम करते थे। और इनके बार्ट्स यानी वेट्स देखे, सब घनाकार थे और 16 के गुणज में होते थे, जैसे 16, 32, 64। बिना करेंसी और बिना किसी सेंट्रल पुलिस के इतना सटीक बार्टर सिस्टम चलाना, मतलब लोग एक दूसरे पर कितना ट्रस्ट करते होंगे और नियम कितने पक्के होंगे। बिल्कुल। अब जहाँ इतना व्यापार और विकास हो, वहाँ लोग कुछ न कुछ मानते भी होंगे। उनका कोई धर्म या विश्वास भी तो होगा ही। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उनका समाज मातृ सत्तात्मक यानी मैट्रियार्कल था। वो मातृदेवी, पशुपतिनाथ, पीपल और कुबड़ वाले सांड यानी हम्ड बुल की पूजा करते थे। पर यहाँ एक बार फिर से एग्जाम्स वाला एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इनकी मोहरों पर अक्सर हाथी, बाघ और गेंडा तो मिलता है, पर गाय, शेर और घोड़े के चित्र आमतौर पर नहीं मिलते। ये फैक्ट्स एग्जाम्स में सच में बहुत कंफ्यूज करते हैं। पर मुझे एक और चीज अजीब लगती है, इतने धार्मिक होने के बावजूद, इतनी खुदाई के बाद भी हमें कहीं कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। यही तो, अगर हम इस समय के मिस्र या मेसोपोटामिया को देखें तो वहाँ बड़े बड़े मंदिर थे, पर यहाँ मंदिर का ना होना बताता है कि इनका धर्म बहुत व्यक्तिगत और प्राकृतिक रहा होगा। उन्हें पेड़ों और जानवरों की पूजा के लिए किसी विशाल इमारत की जरूरत नहीं थी। ये दिखाता है कि उनका समाज कितना शांतिप्रिय और ग्राउंड टू अर्थ था। लेकिन इस शांतिप्रिय समाज का एक रहस्य आज भी अनसुलझा है, उनकी लिपि यानी स्क्रिप्ट। हाँ, उनकी लिपि भावचित्रात्मक यानी पिक्चोग्राफिक थी और उसकी शैली को बूस्ट्रोफेडोन कहते हैं। ये नाम बड़ा फैंसी है, पर यह बिस्ट्रोफिडॉन असल में लिखने का एक जिगजैग तरीका था ना। पहली लाइन दाएं से बाएं और फिर अगली लाइन बिना पेन उठाए बाएं से दाएं। ये तो जिगजैग टेक्स्ट मैसेज जैसा है जिसे आज तक कोई डिकोड ही नहीं कर पाया है। सही कहा। इनका पढ़ा न जाना ही इतिहासकारों की सबसे बड़ी निराशा है। हम उनके ईंटों और शेरों को तो समझ गए, पर वो क्या सोचते थे, उनका लिटरेचर क्या था, ये हम नहीं जानते। और शायद इसी अनसुलझे रहस्य की वजह से इस महान सभ्यता के अंत के बारे में भी कई अलग-अलग थियरीज हैं। स्रोत कहते हैं कि पतन का कोई एक कारण नहीं था। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो जॉन मार्शल, मकाय और एस.आर. राव का मानना है कि भयंकर बाढ़ की वजह से इनका पतन हुआ और इसे सबसे प्रामाणिक थ्योरी माना जाता है। पर मॉर्टिमर व्हीलर और गोल्डन चाइल्ड तो कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया था, और ऑरेलस्टाइन का मानना है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज इसका कारण था। मुझे बस ये समझ नहीं आता कि इतना बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम बनाने वाले क्या सिर्फ बाढ़ से हार गए? देखिए, कोई भी सभ्यता रातों रात खत्म नहीं होती। ये एक क्रमिक पतन होता है। बाढ़ का मतलब सिर्फ पानी भरना नहीं था, बल्कि नदियों का रास्ता बदल जाना था, जिससे उनका पूरा व्यापार और एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया। हाँ, वो पॉइंट है। नदियां शिफ्ट होंगी तो शहर तो नेचुरली कोलैप्स होंगे ही। तो इस पूरे डिस्कशन को अगर हम समेटें तो इन यूपीएससी और यूपी एग्जाम्स के नोट्स ने हमें एक नया नजरिया दिया है। बिल्कुल। 4-2-1 की फिक्स ईंटों से लेकर बोस्ट्रोफिडॉन लिपि और धौलावीरा के जल प्रबंधन तक, ये सभ्यता आज भी हमें अर्बन प्लानिंग और सस्टेनेबिलिटी के बहुत बड़े लेसन देती है। सही कहा। अब शो के आखिर में मैं एक छोटा सा विचार छोड़ना चाहता हूँ। हम सिंधु घाटी के लोगों को उनकी ईंटों, उनके कूड़ेदानों और उनके व्यापार से जानते हैं, राइट? हाँ, यानी एक तरह से हमने सिर्फ उनका हार्डवेयर देखा है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। हमने सिर्फ उनका हार्डवेयर देखा है। चूंकि हम आज तक उनकी लिपि नहीं पढ़ पाए हैं, तो क्या हम सिर्फ आधी कहानी का अंदाजा लगा रहे हैं? सोचिए, जिस दिन वो लिपि पढ़ी जाएगी, क्या पता उनका सॉफ्टवेयर यानी उनके असली विचार हमारे इन सभी अनुमानों को गलत साबित कर दें। इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये सच में एक बहुत गहरा विचार है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सुरक्षित रहें और ऐसे ही नई चीजें सीखते रहें।